जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जहांगीर और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और आप पढ़ रहे हो योद्धा बेंच साइंस और हम पढ़ रहे थे गति के बारे में। हमने सब चीज पढ़ ली थी। घूर्णन गति क्या होती है, वर्त्य गति क्या होती है, स्थानांतरित गति क्या होती है, इसके साथ ही काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है? आज हम कोणीय वेग की बात करेंगे। कोणीय वेग होता क्या है, कोणीय विस्थापन क्या होता है। आप रेखीय वेग समझ चुके थे, रेखीय विस्थापन समझ चुके थे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ये मैंने आपको बता दिया था कि वेग विस्थापन बटे समय, अर्थात इकाई समय में जो तय की गया न्यूनतम पथ हो वो आपका वेग कहलावा है। इकाई समय में तय किया गया न्यूनतम पथ तो आपका वेग कहलावा है। लेकिन ये कैसा वेग हो, ये आपका रेखीय वेग हो। लेकिन आज आप पढ़ोगे कोणीय वेग क्या हो, कोणीय वेग क्या हो। और हमेशा कोणीय वेग वर्त्य गति करते हुए पिंड में ही पाया जाएगा। अगर कोई पिंड वर्त्य गति कर रहा तो उसका कोणीय वेग क्या होगा, देखो। इसी तरह जैसे आपने रेखीय वेग पढ़ा, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर या इकाई समय में तय किया गया विस्थापन रेखीय वेग कहलाता है। इसी तरह कोणीय वेग हो जाएगा इकाई समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन। देखो कोणीय वेग किसे कहते हैं, कोणीय वेग। कोणीय वेग की हेडिंग डालिए और इसकी परिभाषा लिखो। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। और कौन सा विस्थापन, ये सबसे पॉइंट की बात है। विस्थापन कौन सा, रेखीय होते तो बात गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि रेखीय होती है आपको रेखीय वेग आ जाएगा। इकाई समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन, इकाई समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन आपका कोणीय वेग कहलाता है। इकाई समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन, इकाई समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन आपका क्या कहलाएगा, कोणीय वेग कहलाएगा। तो इसकी अगर इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, आई बात समझ में। और अगर ये मान लो कि टी समय में कोणीय विस्थापन थीटा है, टी समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन थीटा है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा आपका हो जाएगा, ओमेगा कोणीय विस्थापन है थीटा और टी समय में, तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। अर्थात कोणीय वेग बराबर हो जाएगा, कोणीय वेग आपका बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय वेग आपका हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटे समय, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। लेकिन क्या थीटा क्या है, किस तरह इसकी बात करेंगे, अब इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। परिभाषा आपने लिख ली, ओमेगा से प्रदर्शित करें, इसका मात्रक क्या रहेगा। मात्रक देखो, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, और कोण को कहीं मापा जा। आपको जब मात्रक पढ़ाए थे, जब बताया था रेडियन, तो इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। मात्रक हो जाएगा इसका रेडियन प्रति सेकंड। आई बात समझ में, रेडियन प्रति सेकंड। अब देखो इसे किस तरह बात करेंगे, इसे पूरे उतार लियो आप। तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटे समय, इकाई समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। अब कोणीय वेग की बात करेंगे। मान के चलो कोई कण है, ये कण ये वाला कण है और किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा, ये इसका केंद्र है। अगर इस केंद्र से कोई रेखा मिला दी जाए तो ये इसका केंद्र है, ये कोई कण है। अब ये इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा और मान गया चलो टी समय बाद ये कण यहाँ आ गया। कितना समय लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, टी समय लगा। अब ये कण आपका आ गया यहाँ, आई बात समझ में।
या जो डिस्टेंस है यह है यहाँ से यहाँ तक की r, त्रिज्या यानी कि वृत्त की त्रिज्या r, t समय लगा। लेकिन मैंने क्या कहा, इकाई समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन। अब कोण में कितना विस्थापन हुआ, पहला कोण 0 था, फिर यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ, मान के चलो ये था कोणीय विस्थापन थीटा। तो ओमेगा बराबर कोणीय वेग बराबर हो जाएगा ये कोण थीटा अपॉन टी, कोणीय विस्थापन बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन टी। आई बात समझ में, कोणीय विस्थापन आपका हो जाएगा थीटा अपॉन टी, यहां तो समझ गए। लेकिन अब और एडवांस लेवल में जाते हैं। एडवांस लेवल में क्यों जा रहे हैं हम, एडवांस लेवल में हम देखेंगे रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो हेडिंग डाल लो रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध, आप अपनी हेडिंग डाल लो रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। अब देखो, अब ये पिंड जो था, छोटा बना लो, ये वृत्ताकार पथ था और इस पे जो ये पिंड था, ये इसकी डिस्टेंस केंद्र से r है और ये पिंड पूरे इसके n चक्कर लगा हुआ है। किसी भी वृत्ताकार पथ के ये पिंड n चक्कर लगाता है, तो इसके द्वारा कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा। देखो एक चक्कर में कितना घूमेगा, एक चक्कर में घूम जाएगा 2 पाई, कितने हो, एक चक्कर कितने के बराबर हो, 2 पाई 360 घूम जाएगा। तो एक चक्कर में थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई, और जब n चक्कर लगा होगा, n चक्कर में कोणीय विस्थापन, n चक्कर में कोणीय विस्थापन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई n, 2 पाई n हो जाएगा। अब हमने देखा कि कोई पिंड था जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा, जिसकी त्रिज्या r है और उसने n चक्कर लगा दिए, तो n चक्कर लगाने में उसके द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन 2 पाई n हो जाएगा, और उसके द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन 2 पाई n t समय में तय करा। कितने समय में, t समय में, समय है आपका t। तो ओमेगा कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा आपका हो जाएगा 2 पाई n अपॉन टी, 2 पाई n अपॉन टी। यह आपकी पहली समीकरण बना लो। आई बात समझ में। कोणीय विस्थापन कितना, ये इसका कोण था r, ये इसका केंद्र था और यहाँ तक चक्कर लगाने में 2 पाई कोण ही तो चलाए, कितना विस्थापन हुआ 2 पाई, n चक्कर लगाए तो 2 पाई n, 2 पाई n अपॉन टी पहली समीकरण बनेगी। लेकिन अगर आपका रेखीय वेग की बात करें तो रेखीय वेग में वो कितना चला, यही तो तय करी, और ये क्या है, इस वृत्त की परिधि, और परिधि कितनी हो 2 पाई r। अब बात करते हैं रेखीय वेग की, तो दूरी कितनी हो जाएगी, विस्थापन कितना हो जाएगा। दूरी की अगर बात करें, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी आपकी 2 पाई r। कितनी हो जाएगी, एक पूरा चक्कर लगाने में इसकी परिधि के बराबर दूरी तय करी 2 पाई r। n चक्कर लगाए तो कितनी दूरी तय करी 2 पाई r, एक चक्कर में n चक्कर में 2 पाई r n। आई बात समझ में, 2 पाई r n दूरी तय करी। अब देखो v बराबर क्या हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी 2 पाई r n अपॉन t। लेकिन समीकरण एक से मैंने क्या कर लिया 2 पाई n अपॉन टी की जगह ओमेगा रख लेंगे। समीकरण एक से ओमेगा बराबर है 2 पाई n अपॉन टी। तो इसे हम v बराबर क्या लिख लेंगे, v बराबर लिख लेंगे 2 पाई n r अपॉन टी। लेकिन 2 पाई n अपॉन टी तो ओमेगा है, तो v बराबर आ जाएगा आपका ओमेगा r, v बराबर आपका ओमेगा r आ गया। इसका मतलब रेखीय वेग कोणीय वेग का r गुना हो, रेखीय वेग उसके कोणीय वेग तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो v बराबर संबंध आ गया आपका रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा। इसका मतलब क्या समझे, रेखीय वेग हमेशा उसके कोणीय वेग से ज्यादा रहेगा।
रेखीय वेग कितना ज्यादा रहेगा? अगर कोई कण किसी और त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ पर गति कर रहा तो उसका रेखीय वेग उसके कोणीय वेग का r गुना होगा। उसका रेखीय वेग उसके कोणीय वेग का r गुना होगा, जहां r उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। ऐसा भी कह सको और त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी कण का रेखीय वेग उस कण के कोणीय वेग तथा उस पथ की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? किसी और त्रिज्या वाले पथ पर गति करते हुए किसी कण का रेखीय वेग उस कण के कोणीय वेग तथा उस पथ की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। v बराबर r ओमेगा। आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल आवेंगे इससे। रेखीय वेग कोणीय वेग का r गुना होता है, जहां r क्या है? उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। आई बात समझ में? तो v बराबर r ओमेगा किस तरीके से आया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता आप न्यूमेरिकल नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में? आप सीख गए होंगे रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। अब हम सीखेंगे गति की समीकरण। अब आप देखो, आप सीखोगे गति की समीकरण, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे भी चलेंगे। पहले आपका पूरा पोर्शन थ्योरी का जितना भी पोर्शन है, जो आपका समझने का पोर्शन है, वो पूरा कवर कर लेंगे हम। उसके बाद पूरा आपकी तैयारी करवाने वाला जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वे भी करवाने वाला। तो जितना हो सके लगन से लगे रहिए, आपकी जीत पक्का होगी। अगर आपने सोच लिया, अगर आपने ठान लिया, तो आपको हराने वाला कोई नहीं है। आपको हराने वाला धरती पर कोई नहीं, अगर आपने अपनी लिमिट नहीं बांधी। आपकी स्वयं की लिमिट कि मैं इतना ही कर सकूं, आप स्वयं हो। अब जहां तक सोच सको आप वहां तक पहुंच सको। आपकी सीमा, आपकी बाधा आप स्वयं हो। अगर आपने अपने आप को सीमाओं में बांध लिया, आपने अपने आप को लिमिट में बांध लिया, तो आप कभी भी खुद को क्रॉस नहीं कर पाओ उस लिमिट से। अपने आप को आजाद करो, स्वतंत्र करो, तभी तो लिमिट से पार कर पाओगे। तो अपने आप की अपनी जो आपकी ताकत है, जो आपकी पावर है, उसे कभी भी लिमिट मत लो। एक इंसान की पावर पूरे ब्रह्मांड को जानने की क्षमता रखे एक इंसान। आई बात समझ में? तो अपनी पावर को बांधो मत, आप सब कुछ कर सको। मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास, आप सब कुछ कर सको। जब मैं आप पे इतना विश्वास कर सकूं, तो आपका खुद पे सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। हमेशा खुद पे सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। कोई दूसरा अगर हमारे ऊपर 10% विश्वास कर रहा, तो आपको 100% विश्वास खुद पर रखना चाहिए। आप कर सको, अगर आपने सोच लिया आप कर सको। अब देखो गति की समीकरण। गति की आपकी पहली समीकरण आवे v बराबर u प्लस at। वैसा ही त्वरण क्या हो? त्वरण हो वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन यानी कि प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय t धर लिए, तो at बराबर v माइनस u और v बराबर u प्लस at। यहां से ही बनी आपके त्वरण के फॉर्मूले से बनी पहली समीकरण v बराबर u प्लस at। पहली समीकरण बनेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, बातों को रटा नहीं करते, समझ रहे। बातों को किस तरीके से समझेंगे? अगर कोई u वेग से जावे लग रहा, u वेग से जावे लग रहा और उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और उसका त्वरण a है। प्रारंभिक u क्या है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग v क्या है? अंतिम वेग। t क्या है? समय। a क्या है? त्वरण। आई बात समझ में? अगर आपका स्पीड आपने बढ़ाई, यानी कि आपका प्रारंभिक वेग कम है अंतिम वेग से, अगर आपका अंतिम वेग ज्यादा है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब आप जाओ लग रहे थे, आप जा रहे थे 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहे थे, और आपने 5 सेकंड में आपकी का त्वरण कितना है?
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब त्वरण वो हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण है। 25 मीटर प्रति सेकंड से आप जा रहे थे, 5 सेकंड आपको समय लगा और आपको निकालना पड़ गया अंतिम वेग। यह प्रारंभिक वेग था, यह आपका टी आ गया, यह आपका ए आ गया। तो अंतिम वेग आपका v बराबर क्या हो जाएगा, u25 प्लस a कितना 5 गुना t। 5 गुना t क्यों करा, 5 मीटर प्रति सेकंड वेग परिवर्तित हो रहा है, 1 सेकंड में 5, तो 5 सेकंड में कितना होगा 25। सीधा सीधा फॉर्मूला है। 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहे थे, 5 सेकंड आपको लगे कितना वेग परिवर्तित होने में, वो त्वरण है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन हो रहा प्रति सेकंड 5 का, प्रति सेकंड 5 मीटर वेग बढ़ रहा, तो 5 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा आपको हो गया, 1 सेकंड में 5 बढ़ रहा, 5 पे सेकंड में 25 बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर पहले 25 थी तो 5 सेकंड में 25 और बढ़ जाएगा, कितनी हो जाएगी स्पीड 50 मीटर प्रति सेकंड। तो कितनी हो जाएगी स्पीड 50 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको एक चीज बताई जा, अगर जी की बात करें, अगर गुरुत्व त्वरण की बात करें जी की, तो जी में क्या हो जाए वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज रहते होगे ऊपर को फेंकने में, जी यहाँ माइनस आवेगा, कब प्लस आवेगा, कब माइनस आवेगा, ये बात आप कंफ्यूज रहते होगे। अब आप ये खुद सोच लियो, अगर गाड़ी रुकी इसका मतलब अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग कम है प्रारंभिक वेग से, तो प्रारंभिक वेग जो आवेगा उसमें से ये घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में। अगर अंतिम वेग कम है तो ये थोड़ा दिमाग से सोचियो, तो अंतिम वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग प्लस a गुना टी। वास्तव में सूत्र उसे रटवाए जा जो बिल्कुल निहत बेकार हो, जिसकी कुछ समझ में नहीं आता। वास्तव में क्या है, a क्या है, 1 सेकंड में कितना वेग बदला, 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी घटी या बढ़ी, टी सेकंड दे दी। जब 1 सेकंड का दे दिया 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी 25। तो अगर वेग 20 था, 25 और जोड़ के कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। आए बात समझ में। तो इस तरीके से प्रारंभिक समीकरण आ गई v बराबर u प्लस at। अब द्वितीय समीकरण देखेंगे, इसकी गति की दूसरी समीकरण देखेंगे। गति की दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां v क्या है अंतिम वेग, u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, a क्या है आपका त्वरण, s क्या है आपका विस्थापन। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a आपका त्वरण और s आपका विस्थापन। ये चीज आ गई आपकी। आई बात समझ में। यह आपकी आ गई गति की दूसरी समीकरण। गति की तीसरी समीकरण कह सको आप, तीसरी समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है, वैसे सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं हमें, तो आप क्या करना, हमें क्वेश्चन सोल्व करने। तो ये तीसरी समीकरण हो जाएगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इनका सीक्वेंस में क्यों रखा, जब आप 9th में निकालते होगे सीधा लिखा जा गति की तीसरी समीकरण से, तो इसलिए ना सीक्वेंस में लिखना पड़ा। इसे पूरा ना लिखा, गति की तीसरी समीकरण लिख दिया। तो तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब गति की दूसरी समीकरण क्या है, गति की दूसरी समीकरण है विस्थापन से रिलेटेड, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s आपका विस्थापन है, u आपका प्रारंभिक वेग है, t आपका समय है, a आपका त्वरण है और t आपका समय है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यह आपकी गति की दूसरी समीकरण है। आई बात समझ में। तो आपकी 3 समीकरण आ गई, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहले वाली थी v बराबर u प्लस at, और तीसरे वाली आपकी क्या थी, तीसरे वाली थी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब कल पढ़ाऊंगा मैं, अगर
एक ही जगह जो आपका त्वरण है, त्वरण की जगह आपका गुरुत्व त्वरण जी आ जा, तो तब क्या होगा? गुरुत्व त्वरण जी आने के बाद उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन पहला हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम, न्यूटन के नियम, इसके साथ ही न्यूटन के गति के नियम। यानी कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, यानी कि जड़त्व का नियम। दूसरा पढ़ेंगे संवेग परिवर्तन का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। तीसरा न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ेंगे। तो कल हम न्यूटन के नियम पढ़ने वाले। फिलहाल आपने 3 समीकरण पढ़ ली, किस तरह न्यूमेरिकल आवेंगे बाद में करवाऊंगा, पहले इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जुड़े रहिए अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ, जितना हो सके शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।